तो एक तो अगर आपने ईमानदारी से पेपर दिया हुआ है तो आपके 50% मार्क्स काफी होंगे। और अगर आपने घर में बैठ के कुछ कुछ यूज किया है, मतलब देखा भी है, तो फिर उसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। लेकिन अगर ईमानदारी से आपने पेपर दिया हुआ है तो आपके 40% से 50% मार्क्स भी ठीक है। 50% ठीक है, पर 40% तो नहीं कहेंगे क्योंकि 40% काफी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से पेपर दिया है घर में बैठ के, कुछ देखा नहीं है, घर में कौन देख रहा है, कुछ कुछ देख लेते हैं, तो फिर मतलब उसका कोई लिमिटेशन नहीं। लेकिन ये 50% अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से पेपर दिया आपने पूरा सॉल्व करके फुल कंसंट्रेशन के साथ, तो 50% मार्क्स इसका। क्योंकि अभी तो सिलेबस बढ़ेगा ना, सिलेबस बढ़ेगा तो अभी ये मार्क्स भी आपके इतना ही मेंटेन करके रख लो, बहुत अच्छी बात है। बट 60% के आसपास मेंटेन करके रखने की कोशिश करना, तो दैट इज मच बेटर। क्योंकि 60% के आसपास अगर आप मार्क्स मेंटेन करते हो पेपर्स में, तो आप ये अज्यूम कर लो कि आपको किसी भी एनआईटी में आराम से, लेकिन ईमानदारी से है, तो फिर आपको एनआईटी में सीएस वगैरह आराम से मिलेगा 60% मार्क्स। और दूसरी बात यह कि कोई स्टूडेंट जो होंगे वो ये ना समझें कि यार मेरे पास तो 25% आया, अब मैं क्या करूंगा, या किसी का 15% आया, अब मैं क्या करूंगा। तो उससे मैं कहूंगा अभी एक ही चैप्टर हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर, अभी बहुत बाकी है। जिसका 90% आया होगा ना, अभी वो भी काफी नीचे आएगा। अगर वो नीचे आएगा तो तुम भी ऊपर जाओगे। अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी सिलेबस काफी कम है ना। जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा इनको भी टेंशन होने वाली है। तुमको ज्यादा टेंशन नहीं होगी, तुम सोचोगे इससे और क्या कम जाऊंगा, ऊपर ही जाऊंगा जो जाऊंगा। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना समझे कि मेरा 25% है, मैं क्या करूंगा सर, आप तो 50% कह रहे हो। देखो, अगर आपकी ईमानदारी से 25% है या 15% है ना, वो मेरे लिए भी काफी है। ये ईमानदारी से है सर, मैंने बिल्कुल भी चीटिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे 15% मार्क्स आ रहे हैं, मेरे लिए वो भी काफी है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा ना परसेंटेज। अब जिसमें ओवरऑल ऑल इंडिया परसेंटेज ही 30% होता हो या 25% होता हो, हाँ सिली मिस्टेक तो बहुत होता है। प्रॉब्लम यह है कि वो सिली मिस्टेक को कैसे हटाओ। बहुत सिली मिस्टेक करते हैं कैलकुलेशंस में भी, और कुछ बच्चों को पता भी रहता है कि ये क्वेश्चन आंसर है, लेकिन वो उसे डर के टिक नहीं करते। और सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक तुम लोग पता कहाँ कर रहे होंगे कैलकुलेशंस में। मतलब एक तो जैसे वेलोसिटी है, अब फॉर्मूला याद नहीं। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको वेलोसिटी का फॉर्मूला ये यूज करना है, वो ये यूज कर रहे, वो ऐसे लिख रहे थे वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब मैं क्या करूं इनका, बताओ। और रेडियस के फॉर्मूले में ये लिखना, तो कम से कम बेटा फॉर्मूला तो याद रखो यार अच्छे से, है ना। अपन को फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, लिख के, लिख के मेहनत करोगे तो आएगा। सिली मिस्टेक बहुत किया, इस टाइप का भी किया, और कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत है। वो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है अपन को। अभी तक एग्जाम अच्छे से दिए नहीं थे ना, अभी तक तो बस स्कूल वाले एग्जाम थे रट के, और घर में अपन को बताया गया कि देखो आपके 80% 90% आना चाहिए, बस वैसा। अब उन मार्क्स का कोई मतलब नहीं है जो 80% 90% थे। लेकिन अभी आपको मतलब होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो 37th वाला क्वेश्चन है, जैसे द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम। अब देखना क्वेश्चन नंबर 37 अपन को गिवन है कि हीलियम एटम, मतलब आपने हीलियम आयन नहीं लिखा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हीलियम एटम दिया है आपने, और हीलियम आयन होता तो मैं ऐसे करता, इट इज लाइक दिस। 2 प्रोटॉन होते, 1 इलेक्ट्रॉन होता, बस।
तो मैं बोर के इक्वेशन इसमें तो लगा सकता हूँ, इसमें नहीं लगा सकता। बोर इक्वेशन, बोर का इक्वेशन मैं इसमें नहीं लगा सकता क्योंकि ये एटम है, मैं इसमें लगा सकता हूँ क्योंकि बोर का इक्वेशन सारा का सारा 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। लिथियम होता तो आपको +2 लिखना पड़ता, 3 प्रोटॉन होते 1 इलेक्ट्रॉन होता, तब बोलता मैं। तो अपन को हीलियम एटम में गिवन था इसमें कि द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम इज दिस मच। उसने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है, चाहे इसकी ले लो या इसकी ले लो, वो 24.6 गिवन है अपन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस, तो दोनों को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो अपन तो ये कहेंगे भाई 24.6 से इंटू 2 कर देते हैं, लो भाई अपना आंसर आ गया। इधर 2 लिख लेते हैं, इधर 1 कर देते हैं, तो 9 हो गया और ये 49.2 आ गया, आंसर लिख दूंगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा। कहेंगे सर ये गलत क्यों है? तो बिल्कुल सही है भाई, आपने लिखा है ग्राउंड स्टेट में इतनी एनर्जी। तो अपन कहेंगे देखो, जब ये वाली एनर्जी अपन को बताई गई तो अपन को 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फिर 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। भाई प्रोटॉन थोड़ी निकाले आपने इसके साथ, 1 इलेक्ट्रॉन पहले निकालोगे, दोनों एक साथ थोड़ी निकलते हैं, एक एक करके निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जब 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा अट्रैक्शन होगा, मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इधर इसको ब्रेक करने के लिए अट्रैक्शन। और जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए एनर्जी है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए मैं कैलकुलेट कर सकता हूं किससे? बोर थ्योरी से। बोर थ्योरी से कितना? -13.6 इंटू z² अपॉन n²। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें n²/z² कर दिया। प्रॉब्लम तो ये है कि वो फॉर्मूले में भी मतलब गड़बड़ कर देते हैं। अब फॉर्मूले में गड़बड़ करोगे बेटा तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ, एनर्जी के फॉर्मूला, जबकि अपने को पता है कि एनर्जी के कितने बार अपन फॉर्मूले लिखते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू, या अपन ऐसे लिखते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 इंटू z²/1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2², ऐसे लिखते हैं ना। तो एनर्जी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना शेयर से। तो इसमें अपन z का वैल्यू 4 लिख लेते हैं और n का वैल्यू 1 लिखते हैं, तो -54.4 आएगा। ये सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को। अब अपन ऐड करेंगे 24.6 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए 54. So we got the answer. क्वेश्चन नंबर अपन को 40 गिवन था, which one is correct order for the size of the iodine species? हाँ तो ठीक है ना, हमें क्या फर्क पड़ता है अगर किसी एटम का या आयोडीन का या किसी भी एटम के लिए, वो तो जनरल ऑर्डर वैसे ही रहता है। अगर न्यूट्रल एटम होता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक जैसे होता है, लेकिन अगर एनाइन होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक जैसे नहीं होते हैं, और अगर कैटाइन होगा तो भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक जैसे नहीं होते हैं, वो जनरलाइज्ड होता है। चाहे आयोडीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, कुछ भी हो, वो ऐसे ही होगा। तो अपन कहेंगे यहां 17 प्रोटॉन को 16 इलेक्ट्रॉन पुल करने पड़ रहे हैं, जबकि यहां 17 प्रोटॉन को 18 इलेक्ट्रॉन पुल करने पड़ रहे हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन को पुल करना तो 17 के लिए मुश्किल होगा, लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन जो 16 इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है 17 प्रोटॉन, वो बड़ा इजीली पुल कर लेगा। और पुल करेगा तो इस वाले केस में कैटायनिक वाले पार्ट में जो 17 प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अपने ज्यादा पास लाके रखेगा, मतलब इसका साइज छोटा होगा इसके साइज। और इसमें और उसमें कंपेयर करेंगे तो अपन कहेंगे अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर क्लाउड बड़ा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट मुश्किल से करेगा,
क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन को पुल करना पड़ रहा है 17 प्रोटॉन को। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। अगर सेम एटम है तो सेम टाइप के एटम में आपने चार्जेस लिखे हुए हैं, तो जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसका साइज बड़ा होगा न्यूट्रल वाले से, न्यूट्रल वाले का साइज बड़ा होगा कैटायनिक पार्ट से। सो अपन उससे आंसर बता सकते हैं। अब अगर अपन बात करेंगे 41 की, तो 41 में गिवन है E1, E2, E3 represent the kinetic energy of an electron, alpha particle and the proton, each having the same de Broglie wavelength। तो ठीक है, de Broglie wavelength of electron 12.23 होता है, तो 12.3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ V कर देता हूँ। V मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो E1 कर लेते हैं अपन से। और लैम्डा फॉर अब कौन सा दूसरा गिवन है? E2 अपन को प्रोटॉन, क्या गिवन है अपन को? अल्फा पार्टिकल गिवन है। हाँ तो ठीक है, इसको अल्फा पार्टिकल लिखेंगे तो 0.101 होगा डिवाइड बाय रूट ऑफ E2 कर लेंगे। और लैम्डा ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे तो अपन कहेंगे 0.286 होगा और डिवाइडेड बाय E3 लिख लेंगे। अब इन सब में अपन को एक बात पता है कि ये वैल्यू तो सबके लिए सेम दे रखा है, मतलब इसमें अपन लिखेंगे रूट ऑफ E1 विल बी इक्वल टू 12.3 डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब लैम्डा तो सबका एक जैसा है, अगर लैम्डा सबका एक जैसा होगा ऑब्वियसली बात है, फिर तो अपन कहेंगे क्या हो जाएगा? लैम्डा का वैल्यू सबके लिए एक जैसा है, तो फिर अपन कहेंगे इन दोनों में ये वाली एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि ये तो 12.3 हो जाएगी, ये दोनों तो सेम है इस वाली एनर्जी से। और E3 तो और भी बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.286 डिवाइड बाय लैम्डा। बता देंगे भाई, E1 बड़ा होगा E3 से और E3 बड़ा होगा E2 से। ये आंसर आ जाएगा, आंसर आ, ठीक है। अब इसमें 40th वाला है। अब 40th वाले में अपन को गिवन था क्वेश्चन नंबर 40, नहीं 40 थोड़ी था, ये 42 था। अब 42 में अपने पास गिवन था, ये कह रहा था कि देखो भाई X2 प्लस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद अल्कोहल, हाँ अल्कोहल थोड़ी, सल्फर। सो X प्लस 2 जो है इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद सल्फर। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो अपन कहेंगे देख भाई सल्फर के इलेक्ट्रॉन होते हैं 16, तो इसके इलेक्ट्रॉन हो गए 16। देयरफॉर अपन ऐसे लिख सकते हैं X हैज कितना? 18 इलेक्ट्रॉन। भाई इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो X2 बनेगा ना, मतलब एज अ न्यूट्रल एटम इसमें 18 इलेक्ट्रॉन थे, ये तो अपन बता देंगे। अगर ये न्यूट्रल एटम होगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो प्रोटॉन भी इतने ही होंगे, क्योंकि न्यूट्रल एटम में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं, तभी तो अपन न्यूट्रल बोलते हैं उसको। तो अपन को इलेक्ट्रॉन पता चल गया, न्यूट्रॉन पता, प्रोटॉन पता चल गया। अब क्या बोल रहा है? हैज दिस मच न्यूट्रॉन, हाँ तो ये तो Z होता है, प्रोटॉन तो Z होता है, ये तो Z के बराबर है। और न्यूट्रॉन अपन को बता रहा है वो न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू कितना बोल रहा है वो अपन को? Z प्लस 2, मतलब प्रोटॉन मतलब 18 प्लस 2 बोल रहा है, तो 20 बोल रहा है वो अपन को न्यूट्रॉन। देखते हैं भाई तो क्या बोल रहा है। एंड Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस, हाँ तो एटॉमिक नंबर तो न्यूट्रल में कैलकुलेट करूंगा, आयन का थोड़ी एटॉमिक नंबर बताऊंगा। एटॉमिक नंबर पहले न्यूट्रल बताओ, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। अब आपने कहा जितने प्रोटॉन है उसमें 2 ऐड करो तो न्यूट्रॉन है। क्या पूछा इसने? हेंस द आयनिक मास ऑफ दिस, इसका मास बताओ। तो अपन कहेंगे देख भाई आयनिक मास के लिए अपन कहेंगे जब आपने आयन बनाया होगा तो आपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थोड़ी हटाए होंगे, मास ऑफ एटम तो न्यूक्लियस में होता है, मास ऑफ एटम। और जब आपने आयन्स बनाया होगा तो आपने चार्ज तो शेल से निकाले होंगे इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ एटम तो मैं न्यूक्लियस से बताता हूं, तो जब इसको आयन बनाओगे तो न्यूक्लियस से थोड़ी कुछ निकालते हैं। तो मास ऑफ एटम जो होता है वो न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है भाई। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना हो जाएगा? प्रोटॉन 18 है, देयरफॉर मास इज इक्वल टू दैट इज 18 प्लस 20 लिखता हूं। सो मेरे पास कितना आ जाएगा? 38 आ गया।
है तो आंसर बताओ। अपन ने आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्लास में पढ़ा हुआ था, सब कुछ पढ़ा हुआ था। अब बाकी तुम लोग मतलब थोड़ा डाउट क्लास में भी पूछ लेना है, मतलब अपन ये लिखेंगे तो फिर अपन पढ़ नहीं पाएंगे आज, लेकिन मैं बता देता हूँ अभी। 31 वाला, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम आयन, क्लास में पढ़ा हुआ क्वेश्चन है यार। 31 भाई, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं ना आप। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी तो लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है कितना, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और ग्राउंड स्टेट है तो माइनस, क्योंकि किसी भी एटम में पूछोगे तो माइनस लिखना पड़ेगा। अब इसमें ना एप्सिलॉन यूज किया आपने, तो अपन को पता है के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये के है। और लिथियम के लिए जेड का वैल्यू 3 होता है, ई स्क्वायर बाय आर। लो भाई, हो गया। सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। जेड का वैल्यू कितना होता है लिथियम के लिए? लिथियम के बिंदु ना बंद होता है, उसके लिए अपन को पता था। अब इसमें अपन को एक बात पता थी कि भाई देख, इसमें ना मतलब नेगेटिव उसके लिए पूछ रहे हो, शेल के लिए तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। और बाकी अपन मतलब देख लेते भाई कि के को तो मैंने क्लास में बताया हुआ था क्या लिखते हैं। सो दैट इज राइट। अब किसी को डाउट है तो बोलो। अब अपन से लिखा था 44 में ना, 44 वाला मैंने बताया तो था क्लास में, मतलब ऐसे, इफ instead of n plus l energy is indicated by n only, so if n plus l है ना, instead of n plus l replaced by n only, सिर्फ शेल की बात करें तो then calcium 20 will be placed in, तो calcium 20, then calcium 20 will be placed in, हाँ तो देख भाई, अपन को एक बात पता है कि अगर किसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आता है तो उसको अपन s ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अगर किसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आता है तो अपन p ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में। अगर किसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन d में आता है तो d ब्लॉक बोलते हैं। f में आता है तो f ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अपन क्या करेंगे, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 20, और n प्लस l के हिसाब से लिखूंगा तो ऐसे आता है 1s2 2s2 p6 3s2 p6 4s2, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है 4s की जो एनर्जी है वो 3d से कम होती है। तो ये n प्लस एल रूल के हिसाब से लिखा मैंने। अब अपन लिखेंगे, देख भाई, अगर 20 को n के हिसाब से लिखें तो 1 में s होता है, 2 में s और p होता है, 3 में s p d होता है, 4 में s p d f होता है, क्योंकि अब आप n के हिसाब से लिख रहे हैं, शेल के हिसाब से। तो चलो 20 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, 2 + 2 4 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 d। शेल के हिसाब से लिखता तो 20 ऐसे लिखना पड़ता, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता, डी ऑर्बिटल में, तो मैं डी ब्लॉक बोल देता हूँ। अगर n प्लस एल की जगह n बोलते हैं तो फिर वो डी ब्लॉक में आता, डी ऑर्बिटल में आता लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो डी ब्लॉक। हमें लगता है तुम लोगों ने, ऐसा तो नहीं है कि 10th क्लास में वो ब्लॉक वाला पार्ट हटा दिया था फिर को, ऐसा तो नहीं है कुछ, मतलब 10th क्लास में बेटा, मतलब सर था वो। हाँ वो तो फिर ब्लॉक वाला पार्ट तो आना चाहिए बेटा, है ना, तो आना चाहिए 10th क्लास में। चलो फिर मेरे ख्याल से आपका पेपर वाला पार्ट अगर कुछ ऐसे हो, है ना, तो अपन ऐसे कर सकते हैं।
चलो फिर अपन मतलब आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे ये बताओ, क्योंकि अब आपका AP3 बैच तो अपना रेडियो एक्टिविटी खत्म हुआ था, नहीं मोल कॉन्सेप्ट भी शुरू कर चुके हैं अपन। हाँ सब हो गया था। लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ लिया। लिमिटिंग रीजेंट हो गया। यस यस सर। यस सर, आपने क्वेश्चन दिया था कि 3 रिएक्टेंट्स है तो उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कैसे करेंगे। राइट 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 राइट, मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि अगर 3 कंपाउंड्स हैं तो उनमें लिमिटिंग रीजेंट कैसे फाइंड आउट करोगे ये बताओ। राइट, मुझे याद आया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर अपन उसमें लिमिटिंग रीजेंट उसी के हिसाब से चेक कर लेते हैं। फिर अपन बताओ, कर ले। तो 3 वाले में एक बात है कि मुझे ये याद नहीं कि मैंने ABC दिया था। 3A + 2B + 5C रुको, 3A + 2B + 5C 5C दिया था। ठीक है, अब D जो भी बने, इसमें क्या क्या दिया था ये बताओ बेटा जरा। 0.2 0.2 ओके, 0.15 0.3 लो भाई ये दिया था मैंने। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसी से कैलकुलेट कर लेते हैं अपना। अब मैं इसको मैं कैलकुलेट करके बता दूं, तुमने तो उस पर वर्कआउट कर लिया होगा, है ना। तो अब इसमें Yes. जो भी बना प्रोडक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि आपने पूछा तो था ही नहीं, आपने तो सिर्फ ये पूछा था कि लिमिटिंग रीजन कौन सा था। एक बार चेक कर लेते हैं अपन। तो मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ उसमें लिमिटिंग रीजन मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं इसमें ऐसे करूंगा, A के मोल्स डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू B के मोल्स डिवाइड बाय 2। मैं ना A के मोल्स पूरा कंप्लीटली कंज्यूम करवा देता हूँ। तो 0.2/3 into 2 is equal to moles of B required। तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.2 0.4 हो जाएगा ना। 0.4 डिवाइड बाय 3 मतलब 4/3, 4/3 का मतलब हो गया 0.133 ऐसे हो जाएगा ना। यस सर। तो मैं कहूंगा देखो, A को अगर पूरा कंप्लीटली कंज्यूम करवाना है तो B कितना चाहिए, 0.13 0.133, और B है कितना, एक्सेस में 0.15 हाँ। तो इन दोनों के बीच में लिमिटिंग रीजन कौन सा हुआ, A ए ठीक है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। अब अपन इन दोनों की बात करते हैं ना, है ना। अब इन दोनों की बात क्यों करें, अपन कहेंगे भाई सर मुझे तो पता ही है कि इन दोनों में ये है, इन दोनों की बात कर लो सर, है ना। इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो अब इन दोनों में देख लेते हैं कौन सा लिमिटिंग एजेंट है। तो अपन एक बार ऐसे कर लेते हैं, by2 इज इक्वल टू C/5। तो B को पूरा कंप्लीटली कंज्यूम करवा लेते हैं। C कितना रिक्वायर्ड है, 0.37 0.3 तो C रिक्वायर्ड हो जाएगा अपने पास 0.375। 75 तो C रिक्वायर्ड अगर मुझे इसको कंप्लीटली कंज्यूम करना है तो ये 0.375 ये लिमिटिंग एजेंट है इन दोनों में। मतलब Yes. अभी तक अपने पास ये आ गया कि B दोनों के कंपैरिजन में एक्सेस में है ना भाई। A B के कंपैरिजन में ये लिमिटिंग एजेंट है, B C के कंपैरिजन में कौन सा लिमिटिंग एजेंट है, C लिमिटिंग एजेंट है। मतलब ये हमेशा एक्सेस है। किसी को डाउट नहीं, नो अब नो सर अब इसमें इन दोनों में ये एक्सेस में है और इन दोनों में भी ये एक्सेस में है। तो फिर मुझे अब ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा कि इन दोनों में से क्या, क्योंकि इन दोनों में से जो लिमिटिंग एजेंट होगा अब वो अपने रिएक्शन का ओवरऑल लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा। तो अपन क्या करें, A/3 C/5। A को पूरा कंप्लीटली कंज्यूम करवा दें, 0.2/3 C रिक्वायर्ड 0.03 कितना आ गया भाई, 1/3 आ रहा है। सो 0.333। तो अब ये बताओ कि अगर ये 0.333 है और गिवन कितना है 0.3 इसका मतलब इस पूरे रिएक्शन में अगर A को कंप्लीटली कंज्यूम करवाना है तो ये कितना चाहिए 0.33, ये तो कम है।
मतलब ओवरऑल लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया? सी। क्योंकि सी इसके साथ भी लिमिटिंग रिएजेंट है और इसके साथ भी लिमिटिंग रिएजेंट है। सी के कंपैरिजन में ये भी एक्सेस में है और सी के कंपैरिजन में ये भी एक्सेस में है। तो सबसे कम अमाउंट किसका हो गया? सी का हो गया। सो अपन लिखेंगे ए एंड बी बोथ आर इन एक्सेस एज कंपेयर टू C. C. So C is the limiting reagent. अब मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा लिमिटिंग रिएजेंट में। एक पूछना था बोलो। सर, अगर हम BC का ना कर AC का ही करते तो? नहीं, फिर अपन को मतलब पता होना चाहिए ना कि बी एक्सिस में है। वो कैसे करते हैं अपन? मान सर, लो मैं हमें शुरू पता है में ना AC AB कर में। लेता और फिर अपन को पता चलता कि AC कर लिया, उन दोनों में C लिमिटिंग एजेंट आ गया। तो अब मुझे ये तो पता चले कि भाई ऐसा तो नहीं कि B का अमाउंट C से भी कम है। हाँ, तो उसमें हमें A मिल जाएगा ना बड़ा, तो उस टाइम करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, है ना? यस। तो अपन तो प्रिकॉशन लेके बिल्कुल सीधा सीधा जैसे मैंने आपको बताया आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं अपन को। और बड़ा इजी कैलकुलेशन होता है। वो तो मैं इतना लिख के बता रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा है। अब अपन मोल्स भी लिखने छोड़ दिए ना, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय 3, मोल्स ऑफ बी अपन को पता है, A/3 क्या है, B/3 क्या है, वो सब अपन को पता है। अब अपन बात करेंगे सीक्वेंशियल रिएक्शंस की। रिएक्शंस राइट। तो सीक्वेंस बनाने वाले हो आप, ऐसा कुछ तो दिख ही रहा है कि कुछ सीक्वेंस के बारे में आप बताने वाले हो, तो उसको आप सीक्वेंशियल रिएक्शन बोल रहे हैं। तो अपन कहेंगे भाई सीक्वेंशियल रिएक्शन होते हैं, सो देयर विल बी मोर देन वन रिएक्शन, देयर विल बी मोर देन वन रिएक्शन, मोर देन वन रिएक्शन, ठीक है ना, सीक्वेंशियल रिएक्शन में। एंड द प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन is used as a reactant in other reaction. तो इनको कहते हैं अपन सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो एक बात तो ये हो गया भाई कि सीक्वेंशियल रिएक्शन होते क्या है कि भाई सीक्वेंस बनाना होगा अपन को। तो किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट बना और उस प्रोडक्ट को अपन ने दूसरे रिएक्शन में रिएक्टेंट जैसे यूज करके फिर प्रोडक्ट बनाया, तो ये एक सीक्वेंस बन जाएगी। फिर अदर प्रोडक्ट बन के और भी बना सकते हैं, लेकिन पहले एक ही सीखेंगे। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप ये बताओ कि सीक्वेंशियल रिएक्शन में और कोई कंसेप्ट है तो ठीक है, नहीं तो फिर उस पर आ जाओ एग्जाम्पल पे। तो अपन कहेंगे देखो पहले अपन क्या करेंगे, एक पॉइंट को ध्यान रखेंगे, द मोल्स ऑफ right, the moles are always conserved, the moles are always conserved when the product is used as reactant, used as a reactant, vice versa। अगर बैक सीक्वेंस है तो जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट था उसको प्रोडक्ट में कंजर्व करना है। तो ठीक है, ये वाला पॉइंट ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन आप एग्जांपल दोगे तो शायद समझ में आएगा। लेकिन आप एक बार एग्जांपल दो तो देखें क्या बोलना चाहते हो, है ना, कंजर्व। तो एक एग्जांपल लिखते हैं अपन और फिर चेक करते हैं। तो मैं पहले ना एक एग्जांपल में थोड़ा सा अपन कंपाउंड्स वगैरह जैसे बनाते हैं वो सब अपन लिखते हैं, वैसे अपन रिएक्शन लेते हैं। तो मान लेते हैं कि भाई if 0.1 mole of zinc is reacted with excess of HCl to produce
अब मैं HCl के मोल्स भी दे सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं उसमें लिमिटिंग रीजन की बात ही नहीं करना चाहता, है ना। प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, अभी अपन सिर्फ सीक्वेंस की बात करना चाहते हैं, हाइड्रोजन गैस। The hydrogen gas liberated in the reaction, reacts with nitrogen to produce ammonia gas. Calculate the moles of NH3, moles of ammonia produced. ठीक है भाई। तो अब एक छोटा सा अपन को रिएक्शन लिखना आना चाहिए कि भाई रिएक्शन लिखें कैसे। तो अपन कहेंगे देखो, आपने कहा कि ये तो अपन को साफ साफ दिख रहा है कि भाई जिंक को HCl से आप रिएक्ट करवाने वाले हैं। अपन को पता है मेटल्स को अगर आप रिएक्शन करवाओगे ना एसिड के साथ तो मेटल सॉल्ट बना देगा और H2 गैस लिबरेट करेगा, ये ऐसे बन जाएगा। ये जो H2 गैस लिबरेट हुआ है वो H2 गैस N2 के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाएगा। तो अपन कहेंगे देखो सर ये बैलेंस नहीं है, पहले आप बैलेंस कर लो। तो अपन कर दिया बैलेंस। अब अपन कहेंगे इसके मोल्स मुझे गिवन थे, मोल्स ऑफ जिंक कितना गिवन है अपन को 0.1 मोल्स। तो अपन कहेंगे इसके 0.1 मोल्स, ठीक है। अब अगर इसके 0.1 मोल्स हैं तो अपन कहेंगे मोल्स ऑफ जिंक 0.1। तो मोल्स ऑफ H2 कितना होगा? तो अपन कहेंगे जिंक डिवाइड बाय 1 H2 डिवाइड बाय 1, दोनों तो बराबर आ गए। सो मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस इज इक्वल टू 0.1। किसी को डाउट नहीं, मैंने जिंक डिवाइड बाय 1 किया था, H2 डिवाइड बाय 1 किया था, ये मुझे 0.1 गिवन था तो उतने उसके मोल्स हो गए। अब जितने मोल्स इसके होंगे इसमें वही मोल्स यहाँ कंजर्व होंगे। यही आपका सेकंड पॉइंट है कि जो भी मोल्स यहाँ बनेगा वही मोल्स यहाँ होगा इसका। तो अगर यहाँ पर मुझे मोल्स पता चल गए H2 के, तो N2 तो आपने लिखा हुआ है कि भाई एक्सेस में है, जितना भी है N2 आप रिएक्ट करवा लो और अमोनिया बना दो। तो अमोनिया के मोल्स कितने बनेंगे? सो मोल्स ऑफ H2 a reactant second reaction is equal to 0.1. Therefore moles of ammonia, अब अमोनिया के मोल्स कैलकुलेट करना है तो डिवाइड बाय 2 ले लो और मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय 3 ले लो। तो मोल्स ऑफ अमोनिया कितना आ जाएगा तो बता देंगे। मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी इक्वल टू 2 into मोल्स ऑफ H2 कितना है 0.1 और डिवाइड बाय 3। लो भाई 0.2/3 आ जाएगा। तो अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रहा, आपने मतलब यहां पर इसका मोलर कोफिशिएंट है 1 और यहां पर इसका मोलर कोफिशिएंट है 3। तो जब आप ये मोल्स और ये मोल्स लिखोगे तो इनका कोई रोल नहीं होगा क्या? ये और ये यहाँ पर 1 जो होगा उनका कोई रोल नहीं होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अपन मोलर कोफिशिएंट लिखते हैं ना, ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिखते हैं। ये मोल्स और ये मोल्स बराबर थोड़ी होते हैं। ये जो 3 है ना, ये इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिखा है, ये मोल्स से रिलेटेड नहीं है इस वाले मोल्स से। मतलब जितना मोल्स ऑफ H2 यहाँ प्रोड्यूस हुआ है वो सारा का सारा इस रिएक्शन में कंज्यूम करूंगा टू प्रोड्यूस अमोनिया बाय रिएक्शन विद नाइट्रोजन। तो यहां जितना H2 प्रोड्यूस होगा, आपने लिखा ना साफ साफ, देख, if 0.1 moles of Zn reacted with excess of HCl to produce H2, the H2 gas liberated is in the reaction reacts with N2। तो यहां पर H2 कितना लिबरेट हुआ 0.1, वही यहां यूज हो जाएगा रिएक्शन में टू प्रोड्यूस द अमोनिया। तो फिर ये क्या था? ये तो सिर्फ उनके मोलर कोफिशिएंट हैं, सो दैट कि अगर मुझे इनमें से किसी के भी मोल्स पता होंगे तो मैं दूसरे के मोल्स कैसे कैलकुलेट करूंगा?
मोलर कोफिशिएंट यूज करके। लेकिन जब मोल्स एक रिएक्शन से दूसरे दूसरे रिएक्शन में लूंगा तो वो हमेशा कंजर्व, जितने मोल्स यहां होंगे उतने ही मोल्स यहां होंगे। दैट इज व्हाट आई मीन बाय द कंजर्व। तो ठीक है ना, आप यही बताना चाह रहे हो ना कि भाई देख जितने मोल्स यहां बने उतने ही मोल्स यहां ले लेना, इसके मोल्स हमेशा कंजर्व होते हैं। सो आपने लिखा तो हिसाब से कि भाई देयर विल बी मोर देन वन रिएक्शन, तो सीक्वेंशियल ताकि मैं सीक्वेंस बना लूं, and the product of one reaction is used as a reactant, product of one reaction is used as a reactant in the other reaction, तो sequence हो जाएगा। the moles are always conserved in the product as in the product is used ये क्या लिखा है सेंटेंस मुझे समझ में नहीं आया। the moles are always conserved in the reaction, सर एक डाउट है हम्म सर, मोल्स ऑफ NH3 निकालने के लिए मोलर कोएफिशिएंट ऑफ H2 तो यूज हुआ है ना? हाँ तो फिर मतलब अभी तो आप बोले थे कि हम यूज नहीं करेंगे, उसका बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं। बोला। तो सर मतलब कैसे, नहीं समझा। एक बात बताओ, मैंने तुमसे बार बार क्या बोला कि भाई उस रिएक्शन को भूल जाओ, इनके आपस में मोलर कोफिशिएंट कैसे Okay, कंपेयर करोगे, इनके आपस में मोल्स को कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? हाँ सर। है ना, लिखोगे ना? हाँ सर। हाँ, तो अगर मुझसे तुम ये पूछते ना कि इस रिएक्शन में कितने मोल्स ऑफ H2 यूज हो रहा है तो मैं ये बता देता, बस हो गया, जितना यहाँ प्रोड्यूस हुआ उतना ही यूज होगा बस। अच्छा सर। अब ये नहीं पूछना कि अमोनिया कितना है, क्योंकि अमोनिया कितना है पूछोगे तो मुझे ये करना पड़ेगा। नहीं सर, समझा। समझ गए ना मैंने क्या बोला? ठीक है। हाँ अब सर। अपन को पता चल गया कि अच्छा आप ये कहते हो कि यहाँ ये मोल्स कंजर्व होंगे, लेकिन इनसे अगर इनमें से किसी के कैलकुलेशन की बात करोगे तो फिर मुझे ऐसे यूज करना पड़ेगा, वो अपन नहीं यूज करना। किसी और को डाउट है तो बताओ, वरना क्योंकि यही इसमें यही कंसेप्ट है इसमें, बस सीक्वेंशियल रिएक्शन में। इसलिए मैं वेट कर रहा हूं कि अगर किसी को डाउट होगा बोल देगा, हम नहीं आया हमको समझ में, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। फिर सीक्वेंशियल रिएक्शन हो गया, अब मैं सीक्वेंशियल रिएक्शन का क्वेश्चन दूंगा आपको, तो चलो फिर करो क्वेश्चन। सपोज मेरे पास a प्लस बी ऐसे गिवन है, 3a प्लस 2b, और ये 5c बनाता है और 2d बनाता है। ये मेरे पास 0.3 है, ये मेरे पास 0.4 है, और इसमें दूसरा रिएक्शन जो है यहां पर मैं 2c यूज करूंगा प्लस e यूज करूंगा टू गेट 5f। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ f produced if E is present in sufficient amount quantity। ये अपन को मोल्स गिवन थे, मतलब 0.3 moles of A and 0.4 moles of B reacts according to the reaction, so that the C produced reacts with E in a sufficient amount to produce F। अब बताओ F कितना बनेगा? तो पहले अपन क्या करेंगे, अब साफ साफ दिख तो रहा है सर की रिएक्शन इज सीक्वेंशियल विद रिस्पेक्ट टू C, तो बताते हैं ना। लेकिन इसमें एक नई चीज डाल दी आपने, क्या? एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डाटा गिवन है ना, तो मुझे लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट व्हिच विल डिसाइड कि सी कितना बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन आया?
ए। सही है, ए। ठीक है बेटा। तो लिमिटिंग रीजन अपने पास ये आया। किसी को डाउट है तो लिमिटिंग रीजन में बता देना भैया कि मुझे डाउट है, क्योंकि अपन लिमिटिंग रीजन क्या a/3 लिखते हैं और b/2 लिख लेते हैं। किसी एक को कंज्यूम कर लेते हैं। अगर इसको पूरा कंज्यूम करना है तो b कितना चाहिए, तो अपन लिखेंगे 0.6/3, मतलब b मुझे चाहिए 0.2 रिक्वायर्ड। 0.2 क्यों, और भी कम रिक्वायर्ड है, बहुत एक्सेस में। सो 0.6 डिवाइडेड मतलब 6 डिवाइड बाय 30, तो 6/30 आया मेरे पास। 1/5 0.0, तो काफी कम चाहिए। तो उसमें तो ए तो बहुत बी तो बहुत बहुत कम चाहिए उसके लिए। चलो अब बताओ। लो भाई, आंसर भी बता दिया अपन को। तो 0.2/5 मतलब 0.125। चेक कर लूं? यस। तो अब देख, मुझे पता है अगर ए लिमिटिंग रीजन है तो a/3 = c/5 लिखूंगा मैं। तो सी के मोल्स आ गए मेरे पास, तो मैं यहाँ पर सी के मोल्स लिख लेता हूँ। और यही मोल्स कंजर्व हो जाएंगे यहाँ, तो इसके मोल्स आ जाएंगे। ये तो कंजर्व हो गए ना यहाँ जितने आए थे। पक्का? किसी को डाउट है तो बोलो। यस सर। तो फिर इसके जो मोल्स आएंगे ना, वो आएंगे 5/3 इंटू 0.3, और ये हो जाएगा 5/2। बोलो किसी को डाउट है तो। है डाउट? अब ए लिमिटिंग रीजन था, तो अपन ने क्या किया, सी के मोल्स आ गए अपने पास, ए को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 0.3 इंटू 5 डिवाइड बाय 3, ये मोल्स आ गए थे सी के। अब सी के इतने ही मोल्स इधर आ गए। अब इसके लिए कैलकुलेट कर दिया अपन ने, कैसे, c/2 = f/5। तो 5 इंटू सी = f, और सी कितना था, बोलो, समझ में आया ना? यस। यस सर। तो 25 मतलब 25 हो गया, ये अपन को पॉइंट कितना हो गया, 1/10 ना, मतलब ये 2.5 0.1। तो 2.5 डिवाइडेड बाय 2। कितने आया ना, यस सर। तो 1. यस सर। ले भाई 1. ये आंसर आ गया। किसी को डाउट है तो बोलो। समझ में आया सबको? यस यस। सर। चल चेक करता हूं एक बार। मेरे पास a प्लस बी है, इट गिव्स सी। ठीक है, और फिर मैंने सी को रिएक्ट करवाया ट्वाइस ऑफ ई के साथ टू गेट 3f। यहां पर इसके मोल्स लिए मैंने 0.15, और इसका मोल्स लिया मैंने 0.2, और इसका मोल्स मैंने लिया 0.2। तो बताओ f कितना होगा?
हो गया? Yes, sir. तो लिखूं मैं लिमिटिंग एजेंट इज Sir, A आएगा. लिमिटिंग एजेंट इज, किसी को डाउट नहीं कैलकुलेशन में है? क्योंकि नो ये 1:3 का रेशियो है ना, मतलब अगर इसके 1 मोल होंगे तो इसके 3 मोल्स होंगे, तो अगर इसका 0.2 होगा तो इसका 0.6 होना चाहिए, और है कितना? 0.1. 0.15. लेकिन ऐसा नहीं करना मेरे जैसे हैं, मेरे जैसे थोड़े मतलब थोड़े दिन बाद आप सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो ऐसे वही लिखने वाले पार्ट, लेकिन अभी अपन को जो बेस्ट तरीका होता है वो मैंने आपको बताया। तो यहां पर इसके मोल्स हो गए 2/3 इंटू 0.15। अब जितने मोल्स यहाँ बनेंगे उतने मोल्स अपन यहाँ यूज कर लेंगे सीधे। तो ये कितने हो गए 2/3 इंटू 0.15। तो एफ के कितने मोल्स हो गए, तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, एफ के मोल्स चेक कर लेते हैं उसमें क्या। Sir, इधर भी check वो limiting reagent check करना. 3/1 इंटू 2/3 इंटू 0.1। Sir, C और E में limiting reagent check करना होगा ना? क्या क्या? C सीओरी में E लिमिटिंग एजेंट. लो भाई, अब तो इसमें भी लिमिटिंग रीजन चेक करना होगा, ये तो गड़बड़ हो गई। लो भाई, फिर तो ये गलत हो जाएगा मेरा आंसर, क्योंकि चलो। अब तो इसमें भी गिवन है। तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं इसको निग्लेक्ट करके अपना आंसर लिखता हूं तो वो गलत है, इवन दो सही आंसर आए तो भी गलत है। हो सकता है कि ये लिमिटिंग रीजन आ जाए और ये एक्सेस में हो, तो आंसर तो अपना सही हो जाएगा, लेकिन वो गलत तरीका है। तो अपन कहेंगे भाई अब फिर लिमिटिंग रीजन चेक करेंगे, तो ये कितना आ रहा है अपने लिए 2 इंटू 0.15, मतलब ये 0.1 आ जाएगा। 0.1. अब ये 0.1 है और ये मतलब जितने मोल्स उसके होंगे, ये तो दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो रहे हैं, दोनों एक जैसे प्रेजेंट है, यस सर. मतलब दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो रहे हैं इसमें। तो भाई देखना, मतलब अपने पास गिवन है C+2E इजिकल टू 3F। अब मोल्स करोगे तो क्या है, इसके 0.1 मोल्स हैं और इसके 0.2 मोल्स हैं। अपन को क्या करना है, C/1 इजिकल टू E/2। अब C को कंप्लीटली कंज्यूम करवाना है तो 0.1/1 इंटू 2 इजिकल टू E। E कितना होना चाहिए 0.2, और वो तो 0.2 है, मतलब दोनों के एग्जैक्ट अमाउंट गिवन है, तो दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। तो इनमें तो कोई लिमिटिंग रीजन नहीं है, दोनों ही कंप्लीटली कंज्यूम होने वाले हैं, मतलब दोनों में से कोई एक्सेस में नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपन क्या करेंगे, फिर दोनों में से किसी से भी कैलकुलेशन कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। अब मान लो ये लिमिटिंग रीजन आ जाता तो फिर अपन इसी से कैलकुलेट कर लेते, ये एक्सेस में होता। ये लिमिटिंग रीजन आ जाता तो इससे कैलकुलेट करते, ये एक्सेस में होता है, लेकिन यहाँ तो दोनों इक्वल अमाउंट में। तो ठीक है, फिर तो अपन ऐसे कर लेंगे 3/1 इंटू 2/3 इंटू 0.1। ले भाई, अपना आंसर आ गया, ये अपना आंसर है। किसी को डाउट है तो बोलो, वरना फिर मैं क्वेश्चन देता हूं। तो फिर अब मैं क्वेश्चन दूंगा, मतलब क्वेश्चन कैसे, ये भी तो क्वेश्चन ही थे, लेकिन एक थोड़ा सा अब अपन ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें कि आपको थोड़ा सोचना भी पड़े और लिखोगे भी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ मैं, फिर ये पेज निकाल दूंगा ताकि आपको इसमें ना आपको दिख रहा है सब कि मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे क्या करना है अपन को। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। अब इसमें एक और बात है, कभी कभी अपन को ऐसे भी दे देंगे। एक क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसे एक एग्जांपल मैं लिख के बता देता हूँ आपको, वैसे आपको पता है लेकिन मैं लिख के बता देता हूँ कि कभी कभी मान लो अपन को ऐसे गिवन है तो अपन ऐसे बता देंगे, देखो ट्वाइस ऑफ A प्लस थ्राइस ऑफ B गिव्स 5C, और फिर ट्वाइस ऑफ C प्लस 3E गिव्स यू सपोज 5F, और अपन से कहा गया F के 0.1 मोल्स फॉर्म्ड। तो अपन से कहेंगे बताओ जो ये फॉर्म हुआ है उसके लिए कितने मोल्स ऑफ ए रिक्वायर्ड था, ये कितना था बताओ, इसके मोल्स बताओ कितने हैं। तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, जैसे अपन यहां से यहां जाते थे, अभी रिवर्स कर देता हूं, रिएक्शन इज सीक्वेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सी। मान लेता हूं ये एक्सेस में है क्योंकि आपने कोई डाटा गिवन नहीं है, और वरना डाटा दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगर इसका 0.1 मोल बना, इसका मतलब है कि ये अमाउंट में थे उतने। तो इसका 0.1 बनाने के लिए मुझे C कितना चाहिए था, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 0.1।
मतलब इतना ही सी इधर आना चाहिए था। तो कितना सी आना चाहिए था? 2/5 इंटू 0.1। तो इतना सी अगर यहां आता तो मैं यहां यूज करके और फिर ये बना देता। अब सी से मैं ए के मोल्स कैलकुलेट करूंगा कि ए के मोल्स कितने आने चाहिए। तो अपन क्या करें, A/2 C/5, सी गिवन है, ए कैलकुलेट कर लेते, तो लिख देता हूं। लो भाई आ गया। मतलब अपन ने फिर क्या किया, अब रिवर्स सीक्वेंस बना दिया। जब आपने प्रोडक्ट पूछा तो मैंने रिवर्स सीक्वेंस बना दिया। पहले आप यहां से ऐसे पूछ रहे थे कि भाई इससे ये बनाओ, फिर इससे ये बनाओ, फिर इससे ये बनाओ की बात कर रहे थे। अब क्या आपने ये दिया तो मैंने इससे ये कैलकुलेट कर लिया, इससे ये कैलकुलेट कर लिया और इससे ये कैलकुलेट कर लिया। एक ही बात है बात। भाई इस रिएक्शन में जो भी आपको कोरिलेट करना है वो तो ऐसे ही कोरिलेट करेंगे ना, F/5 और C/2। F गिवन था तो मैंने C कैलकुलेट कर लिया। अब जितना C यहां यूज होता है उतना ही तो यहां बनता है। वही तो कंसेप्ट है सीक्वेंस का, कि मतलब रिएक्शन में हमेशा जिस जिस मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में सीक्वेंशियल होगा उनके मोल्स हमेशा कंजर्व करेंगे। तो यहां पर मोल्स पता चले। अब इसके मोल्स अगर मुझे गिवन है तो किसी भी रिएक्शन में अगर कोरिलेट करना है तो अपन को पता है कैसे करना होता है। 2/A 5/C कर लो, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं। कैलकुलेट द moles of Cl2 will be produced in the sequence of reaction. Given reactions. When 2.855 grams of PCl5 is decomposed in reaction S. तो मेरे पास ना ऐसे होता है, PCl5 है, इसको डिकम्पोज करना तो P प्लस ऐसे बनेगा अपने पास PCl3 प्लस Cl2 बनेगा। ठीक है, सॉलिड है। अब उससे फर्क नहीं पड़ता, ये Cl2 moles of Cl2 produced in the sequence of reaction. रुकना, क्योंकि PCl5 Cl2 तो बना ही दिया, मुझे कुछ और ही बनाना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं रिएक्शन चेंज कर लेता हूँ। आप ऐसा रिएक्शन लिखो जिसमें Cl2 बने, कोई बात नहीं। इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन आ गया। तो Cl2 प्रोड्यूस करना है तुमको, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है इसको ऐसे लिख लेता हूँ। Cl2 प्रोड्यूस करने के लिए कोई इजीएस्ट रिएक्शन देख लेते हैं। इजीएस्ट कैसा और लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी रिएक्शन लिखो। Cl2 प्रोड्यूस करना तो अपन कहेंगे, मान लेते हैं अपने पास NaCl था, अपन ने इसको H2 के साथ हीट किया तो बना ये NaOH plus HCl. The HCl produced in the reaction is treated with K2 KMnO4. अब ये PCl5 हटाना पड़ेगा अपन को, है क्योंकि वो तो अपन ने चेंज किया। तो
इधर का मास में दे देता हूँ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, ये दे दिया मैंने। तो रिएक्शन मुझे आपको बैलेंस देना पड़ेगा अभी तो, वरना अपन तो रिएक्शन कैसे बैलेंस करेंगे। ये टाइप की रिएक्शन बैलेंसिंग होगी तो वह बिल्कुल मतलब ये बनाएगा अपने पास, रुक गया, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे ना कि मतलब अपन और भी केमिस्ट्री सीखे, मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। मतलब छोटे छोटे रिएक्शन लिखने का कोई मतलब नहीं है जो कभी मतलब सिर्फ यही यूज होगा, क्योंकि आपको ये रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी पूरा। और ये रिएक्शन मैं जितना ज्यादा यूज करूंगा आपको लगेगा यार ये सब रिएक्शन अपन को सर ने पढ़ाए हुए हैं, और यही रिएक्शन यूज होते हैं सबसे ज्यादा मेंस और एडवांस में। इसलिए मैं बार बार वो रिएक्शन देख रहा हूँ कि मुझे कौन सा रिएक्शन देना चाहिए, उससे अपन को फायदा होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 8 आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर 16 लिखूंगा, यहाँ 16 लिखूंगा, तो फिर यहाँ पर मैं 10 लिखूंगा। ले भाई, अब आप खुद ही कैलकुलेट करो, इसके मोल्स ग्राम गिवन है और ये अपन को रिक्वायर्ड अमाउंट में है, आप अज्यूम कर लो। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl 58.5 होता है। $58.5 ग्राम होता है। चलो कर लो, ये है भाई अपने पास। तो रिएक्शन इज सीक्वेंशियल विद रिस्पेक्ट टू HCl, वो तो अपन को दिख ही रहा है। Cl2 के कितने मोल्स बनेंगे अगर ये अपन को गिवन है, वेट इसका गिवन है और उसका मॉलिक्यूलर वेट मैंने दे दिया 35.5 और 23, 58.5, बताओ। किसी को डाउट है तो वो बोलेगा कि भाई मुझे डाउट है। हो गया। मोल्स ऑफ NaCl is 0.1, है ना? यस सर। लो Yes, भाई, sir. आंसर बताया गया अपन को। ठीक है बेटा, मैं देख लेता हूँ एक बार। तो मोल्स ऑफ NaCl आ गया, तो इतने ही मोल्स HCl के, Sir, उतना ही आएगा। इतने ही मोल्स यहाँ HCl के होंगे। तो Cl के मोल्स हो जाएंगे 10/16 इंटू 0.1, दैट इज इक्वल टू 1/16। देखो भाई, मेरे ख्याल से आंसर यही बताया था। Yeah. बिल्कुल, है ना? इजी, सबको समझ में आया? Yes, sir. इसके मोल्स से इसके मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? दोनों का मोलर कोफिशिएंट 1 है तो एक जैसे होगा, और फिर इसके मोल्स कंजर्व होते हैं। उसके बाद वहां, तो चल अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। कैलकुलेट द अमाउंट है, मास बताना पड़ेगा। KClO3 रिक्वायर्ड to produce necessary amount of oxygen on decomposition which can oxidize
1200 ml of carbon monoxide to carbon dioxide at a state. Molecular weight of KClO3 है 122.5 grams. KClO3 का डिकम्पोजिशन अगर मैं नहीं भी लिखता हूं तब भी आपको पता है, मैंने क्लास में बता रखा है. बैलेंस आप करोगे. बैलेंस आप, मैंने रिएक्शन बैलेंस नहीं किए, चलो मैंने रिएक्शन लिख के दे दिए. लेकिन तो सबसे पहले ये चेक करो कि डाटा किसका गिवन है, इसका, और रिएक्शन सीक्वेंशियल O2 के रिस्पेक्ट में. तो इससे इसको कैलकुलेट करो, इसको कंजर्व करो और इससे इसको कैलकुलेट करो, फिर इसके मोल्स कैलकुलेट करके मास में कन्वर्ट करो. बैलेंस किया. अब अपन को गिवन है मोल्स ऑफ CO. तो अगर किसी का वॉल्यूम गिवन है तो अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय 22.22400, क्योंकि इसको भी ml में लेना पड़ेगा ना, वरना इसको लीटर्स में ले लो. Yes. कोई प्रॉब्लम नहीं. तो मोल्स ऑफ CO कितने हो गए अपने पास, वॉल्यूम इन ml तो 1200 डिवाइडेड बाय 22400 आ गया. इसके मोल्स से इसके मोल्स कैलकुलेट कर लोगे. Yes. तो इसके मोल्स आ गए, जीरो कैंसिल कर लेते हैं. इसके मोल्स आ गए. अब इसके मोल्स तो कंजर्व होंगे ना, इसके मोल्स आ गए. अब इसके मोल्स से इसके मोल्स कैलकुलेट कर लो. KClO3 के मोल्स डिवाइड बाय 2, मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय 3.
इसके मोल्स आ गए। ये इसके मोल्स आ गए। तो अपने पास मोल्स ऑफ KClO3 आ गया। तो मास ऑफ कितने आ जाएगा? मास ऑफ KClO3, मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं? moles into molecular into weight. तो अगर अपने पास मोल्स गिवन है किसी गिफ्ट ना, तो अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको? मॉलिक्यूलर वेट से। तो क्या आ जाएगा? वेट इन ग्राम। तो 2/3 इंटू 1/2 इंटू 12/224 मल्टीप्लाई बाय 122.5 ले गए अपना मास। तो 56 आ गया। तो 2 पॉइंट कितना आया? 1/56 2 पॉइंट 2.2 के आसपास आ गया। 18 ग्राम ऐसे आ गया। ये आ गया अपने पास। ठीक है। यस सर। किसी को डाउट है तो बोलो। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि नया कंसेप्ट अपन आज पढ़ना पाएंगे। एक क्वेश्चन और देता हूँ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ FeS2 required to produce SO2 on reaction with O2. The SO2 produced reacts with KMnO4 in acidic medium to give SO3 gas. If the mass of SO3 is 20 grams in the reaction, तो ठीक, FeS2 को रिएक्ट करता हूं O2 के साथ तो प्रोड्यूस Fe2O3 बनता है और SO2 बनता है। और जो SO2 बनेगा वो SO2 रिएक्ट करेगा KMnO4 के साथ। मीडियम एसिडिक है, मतलब H2SO4 के साथ। तो बनाएगा क्या? K2SO4 बनाएगा, MnSO4 बनाएगा, SO3 बनाएगा और H2 बनाएगा। ये बनेंगे। बैलेंस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये 5 आएगा, ये 2 आएगा, 2 हो गया, 2 हो गया, 5 होगा, 3 हो गया, तो ये 3 हो गया। तो ये FeS2 है, तो इसको ट्वाइस करता हूँ, 2 हो गया, इधर मैं 4 लिख लेता हूँ, तो ये 11/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अच्छी बात। अब बताओ क्या करेंगे? इसका मास कितना होगा? तो इससे इसको कैलकुलेट करते हैं और इससे इसको कैलकुलेट करते हैं और इससे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सीक्वेंशियल। सर एक बार वो पिछला पेज दिखाओ ना। पिछला वाला पेज ये है। हाँ सर हो गया। ठीक है ना? पिछले वाले पेज में तो सीक्वेंशियल दिख रहा था ना, अपन ने इससे इसको कैलकुलेट किया, इससे इसको कैलकुलेट किया था और इससे इसको कैलकुलेट। हाँ सर।
इसमें भी अपन यही करने वाले हैं भाई, इससे इसको कैलकुलेट करेंगे, इससे इसको कैलकुलेट करेंगे और इससे इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके मोल्स अपन को गिवन है, बस मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए भी। अब मॉलिक्यूलर वेट दे दोगे सर तो फिर कैलकुलेट करने के लिए बचता क्या है? ऑफ SO2। अब कैलकुलेट करने के लिए कुछ बचे ही नहीं ना, 20/80 मोल्स हो गए इसके, 1/4 ही कर लेते, जितने मोल्स उसके होंगे उतने मोल्स इसके होंगे, मोलर कोएफिशिएंट सेम है ना, जितने मोल्स इसके हैं उतने ही मोल्स इसके होते हैं, और इसके और इसके मोल्स कोरिलेट करो तो मोल्स कितने आ जाएंगे इसमें, 2/4 इंटू 1/4 आ गया, 2/8 मतलब ये 2/4 हो गया, तो 2/64 मतलब 1/8 आ गया। इसके मोल्स क्या पूछा आपने, अमाउंट पूछा है, देयरफॉर तो मोल्स ऑफ FeSO2 1/8, तो मास ऑफ FeS2, molecular weight of FeS2 120 ग्राम। लो भाई आंसर आ गया, 4 से करते हैं, 4 2 जा 8 और 4 3 जना 12, सर 15। ये ले भाई 15 ग्राम। इसको आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ SO3 इज इक्वल टू, मतलब ये सारा लिखना, मैं तो सीक्वेंशियल आपको दिखा रहा हूँ। मोल्स ऑफ SO3 will be equal to moles of SO2, moles of SO2 is equal to moles of SO2 that will be produced in the first reaction, और उससे फिर FeS2 के मोल्स ले लेते हैं, that is how the sequential reaction is। ठीक है, होमवर्क आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक्सरसाइज 3 हो गया ना, नो सर। तो एक्सरसाइज No, 3 sir. होमवर्क है, एक्सरसाइज 3 आपका होमवर्क है फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके सर। So that is for today।